Hello, guys. Salam, namaste, and sat sri akal ji saryanu. Welcome back to the evening sip with Richa. So, guys, this is my first podcast in Hindi. प्लीज़ अपना फीडबैक दे देना कि मैं कैसी साउंड कर रही हूँ, अच्छी साउंड कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, इसलिए नहीं बिकॉज़ मैं हिंदी में बात नहीं करती यार, मैं लेफ्ट राइट सेंटर हर रोज़ हिंदी में ही बात करती हूँ। इंग्लिश इज़ नॉट इवन द पार्ट ऑफ माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट दीज़ डेज़। बट प्लीज़ यार एक बार ट्राई कर लेना, मैं थोड़ी-सी नर्वस हूँ यार हिंदी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि एक तो इसकी कोई स्क्रिप्ट बनाई नहीं है मैंने, तो जो मन में आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। आई हैव जस्ट रेड अबाउट दिस केस। और हाँ यार, ये केस मैंने देखा भी है नेटफ्लिक्स में, वहीं से मैंने इन्फ्लुएंस लिया है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अम, ये केस का नाम है, जो नाम इस केस का है वही नाम नेटफ्लिक्स सीरीज़ पे भी मिलेगा तुम्हें। इट इज़ डांसिंग फॉर द डेविल, और उसका आई थिंक लास्ट टैगलाइन है 7M टिकटॉक कल्ट। इट्स द सेम टैगलाइन जो मेरे पॉडकास्ट का है, वहीं से कॉपी किया है मैंने, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी तुम लोगों को। देखिए, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद जाना नेटफ्लिक्स लॉगिन करने और वहाँ पे देखने के लिए, ताकि तुम लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि ये केस है किस बारे में। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है यार इस केस में। तुम लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और यार एट द एंड ऑफ द डे मैं अकेले ही क्यों झेलूँ, तुम लोग भी झेलो यार थोड़ा बहुत। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट, लेट्स जस्ट स्टार्ट द पॉडकास्ट। थोड़ा-सा प्रोफेशनल होने की कोशिश करूँगी, लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू बी वेरी, वेरी कैजुअल। आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम कनेक्टिंग विद यू ऑल। तो प्लीज़ जैसे मैंने पहले बोला यार, फीडबैक ज़रूर देना, इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आगे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में ज़रूर हेल्प करेगा मुझे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सो हाँ जी गाइस, आज का एपिसोड एक ऐसे केस पर है जो सोशल मीडिया फेम और इन्फ्लुएंसर कल्चर का एक डार्क साइड दिखाएगी। आपने टिकटॉक पर डांस वीडियोस देखे होंगे, वायरल होने की चेज़ की बात भी सुनी होगी, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें ये फेम सिर्फ एक इल्यूजन थी और उसके पीछे छुपी थी बहुत सारी मैनिपुलेशन, कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन की कहानी। ये है 7M टिकटॉक कल्ट की कहानी। एक ऐसी एजेंसी जो अपने डांसर्स को एक ऐसे डेंजरस ट्रैप में फंसाती थी जहां से उनका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा ही हो जाता था। इस कहानी में एक से ज्यादा विक्टिम्स हैं और हर विक्टिम की एक अलग कहानी है। और आज हम उसकी ही ज़िंदगी के वो पल डिस्कस करेंगे जहाँ पे उनको सिर्फ़ अपने आप की पर्सनल लाइफ़ ही नहीं, अपने ड्रीम्स को भी अल्टीमेटली सैक्रिफ़ाइस करना ही पड़ा था। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये कल्ट शुरू हुआ, कैसे ये ग्रो किया और आज भी उसका इम्पैक्ट कैसे टिकटॉक पे और दूसरी वेबसाइट्स या ऐप्स, जो भी आप बोलना चाहो, उस पे आज भी चल रहा है। तो अगर आप तैयार हो तो प्लीज़ अपना कप उठाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और प्लीज़ सुनो ये पॉडकास्ट कैसे आगे-आगे प्रोग्रेस करता है। मज़ा बहुत आएगा गाइज़, मुझे बहुत मज़ा आया था इसको रिकॉर्ड करने में। सो गाइज़, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कल्ट एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ। 7M फिल्म्स का ओरिजिन काफ़ी नॉर्मल था। एक टैलेंट एजेंसी जो टिकटॉक के वायरल डांसर्स को अपनी अम्ब्रेला के अंदर ले लेती है। ये एजेंसी अपने आप को एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में प्रेजेंट करती थी, जो प्रॉमिसिंग यंग इन्फ्लुएंसर्स को सक्सेस दिलाने में मदद करेगी। जेम्स, इस एजेंसी के जो फाउंडर थे, वो एक काफ़ी स्मार्ट बिजनेसमैन थे। उन्होंने टिकटॉक और सोशल मीडिया के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझ लिया था। उन्होंने अपनी एजेंसी को शुरू किया था 2018 में, जब टिकटॉक ने दुनिया भर में अपना डोमिनेंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा था। उनका काम था यंग टैलेंटेड डांसर्स को आइडेंटिफाई करना और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल करवा देना। जैसे ही एजेंसी ने अपने फर्स्ट फ्यू इन्फ्लुएंसर्स को सक्सेस दिलाई, उनका काम बढ़ा और ऐसे ही उनका इन्फ्लुएंस बाकी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी बढ़ता चला गया। पर जैसे-जैसे डांसर्स बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे, कुछ सटल साइंस थे जो सब डांसर्स में दिखाई देने शुरू हुए। साइंस थे कंट्रोल, मैनिपुलेशन और कोरोजन के। 7M फिल्म्स ने यंग डांसर्स को अपनी हर चीज़, इंक्लूडिंग देयर फैमिली, देयर पर्सनल लाइव्स, इवन देयर रिलेशनशिप्स पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो गाइज़, अब बात करते हैं कि इस कल्ट लाइक सिस्टम में कौन-कौन इंपॉर्टेंट फिगर्स थे एक्चुअली। जेम्स, जिसे एजेंसी का हेड होने के कारण सब लोग ट्रस्ट करते थे, धीरे-धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते चले गए। एजेंसी के कुछ ऐसे बिग नेम्स भी थे जो सोशल मीडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर्स थे, जिन्होंने अपने नाम के साथ-साथ ही 7M फिल्म्स का भी नाम बढ़ाया। लेकिन ये सब बहुत ही वेल प्लान्ड था। जेम्स का टारगेट था अपने डांसर्स को इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल में रखना। वो उन्हें ये समझाते थे कि उनका सक्सेस सिर्फ एजेंसी के साथ ही पॉसिबल है और अगर वो एजेंसी से निकलते हैं तो उनका करियर ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने इन यंग डांसर्स को इस तरह से मैनिपुलेट किया था कि उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से भी दूरी बना ली थी। इनफैक्ट 7M को ही अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी समझा था। जेम्स ने डांसर्स को ये बिलीव करवाया कि उनकी रियल दुनिया वही है,
जहाँ वो 7M के अंडर काम कर रहे हैं और बाकी सब उनके लिए डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं उन डांसर्स के बारे में जो एक्चुअली विक्टिम्स बने थे 7M के। सबसे पहले बात करेंगे एना की। एना एक एस्पायरिंग डांसर थी जो 7M के साथ जॉइन करते ही बहुत क्विकली फेमस हो गई थी टिकटॉक पर। शुरू-शुरू में तो उनके सारे सपने सच होने लगे, उनको लगा कि शी इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पर उन्हें धीरे-धीरे ये समझ में आने लगा कि जो 7M है, वो उनकी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। एना ने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी में ये समझाया कि जेम्स उन्हें ये कहा करते थे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तुम्हारा जो सारा सक्सेस है यू ओ इट टू मी। मैं नहीं होऊँगा तो तुम्हारा सक्सेस संभव ही नहीं है बिल्कुल, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ये कंट्रोल और मैनिपुलेशन का एक बहुत टिपिकल मेथड था जो जेम्स शुरू से और सबके साथ यूज करते हुए आए हैं। एना के लिए एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल बन गया था क्योंकि उनकी फैमिली उनके डिसीजन से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि एना पूरी तरीके से 7M के कंट्रोल में आ जाए। लेकिन जब एना ने भी उन रूल्स को क्वेश्चन करना शुरू किया, तब उनके ऊपर एक्चुअल गेम चलना शुरू हुआ, व्हिच वाज द साइकोलॉजिकल प्रेशर व्हिच वाज गिवन बाय नॉट ओनली जेम्स बट ऑल द एजेंसी मेंबर्स ऑफ द 7M। गाइस वैसे तो यार विक्टिम्स का कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, लेकिन इस केस में ना एक विक्टिम थी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इनकी वजह से बेसिकली 7M का केस बहुत ज़्यादा खुलने लग गया और बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ गया। ठीक है? तो जेड की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। जब उन्होंने 7M फिल्म्स को जॉइन किया, तो उन्होंने अपने करियर की पूरी प्लानिंग एजेंसी के साथ ही और उनके हिसाब से ही की थी। जेट को एजेंसी ने हर स्टेज पे ये बताया था कि अगर उन्हें अपनी फेम को मेंटेन करना है, तो उन्हें 7M फिल्म्स के रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा, शी हैड नो अदर चॉइस। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जब जेड ने अपनी पर्सनल बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करी, तो उन पे प्रेशर दिया गया। जेड के लिए सबसे बड़ा शॉक तब आया जब एजेंसी ने उन्हें प्रेशराइज किया कि उन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कट ऑफ करना ही पड़ेगा। उनको ये समझाया गया कि वो अपने करियर को अगर सच में सक्सेसफुल बनाना चाहती है, तो उन्हें अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस करना ही है। जब एजेंसी से जेड ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो उन्हें थ्रेट्स दिए गए। उनको ये बताया गया कि अगर वो एजेंसी छोड़ती है, तो उनका करियर ही खत्म हो जाएगा और इनफैक्ट उनकी फॉलोइंग भी चली जाएगी। जेड के लिए ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह हो चुका था, पर उन्होंने अपनी आज़ादी और इंडिपेंडेंस के लिए उस थ्रेट को एब्सोल्युटली इग्नोर किया। गाइस ये मैनिपुलेशन और इमोशनल ब्लैकमेल काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। 7M फिल्म्स ने अपने डांसर्स को ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली कंट्रोल कर रखा था, बल्कि उनको ये तक समझा दिया था कि भाई ये सक्सेस का तुम्हारा एक पार्ट है, यू हैव टू बेयर विद इट। ये एक कल्ट लाइक बिहेवियर था जिसमें फॉलोअर्स को अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में कंट्रोल देना पड़ता था 7M को। डांसर्स को अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल डिसीजंस तक के बारे में एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ती थी। इस प्रोसेस ने इनफैक्ट कई डांसर्स की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली इम्पैक्ट किया था। लेकिन ऐसे केसेस को रोकने के लिए ज़रूरी था कि लोग अपनी आवाज़ उठाएं। जेड, एना और बाकी डांसर्स ने अपनी स्टोरीज को पब्लिक किया, तो ये कल्ट फाइनली एक्सपोज हुआ। 2020 तक ये केस मीडिया में आने आने लगा, पर ये अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। जेम्स ने हर एलिगेशन को डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि एजेंसी सिर्फ हार्ड वर्किंग डांसर्स को सपोर्ट करती है, उसके अलावा कोई मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सच ये था कि 7M फिल्म्स का ये मॉडल अपने आप में एक एक्सप्लॉयटेशन मॉडल था। जब डांसर्स ने एजेंसी से अलग होने की कोशिश करी, तो उनको हरासमेंट और थ्रेट्स तक का सामना करना पड़ा है। अभी तक 2024 तक ये केस चल रहा है, लेकिन अब ये बात क्लियर है कि 7M फिल्म्स ने जो कंट्रोल और मैनिपुलेशन का सिस्टम बनाया था, उसका खुलासा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और डांसर्स के लिए एक वार्निंग बन गया था। तो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ द एपिसोड, आई मीन द स्टोरी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ इस कहानी के बारे में या इस केस के बारे में हमारे पास कोई और अपडेट है नहीं। ठीक है, आई लुक्ड फॉर इट ऑन द इंटरनेट, लेकिन मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अलग सा आर्टिकल मिला नहीं है, सब कुछ यही कॉमन इन्फॉर्मेशन वाला ही था। सेकंड गाइस अगर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखना है, तो प्लीज़ वो सीरीज़ जो मैं तुम लोगों को नेटफ्लिक्स वाली बता रही हूँ ना, इट्स द सेम टॉपिक व्हिच आई हैव शेयर्ड ऑन द पॉडकास्ट। उस पे जाओ, वो देख लो एक बार साइन इन करके, बहुत अच्छी सीरीज़ है, तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में, ठीक है? मेरे को प्लीज़ बताना कि तुम लोगों को कैसी लगी, डिफरेंट टेस्ट होते हैं सबके, सो आई डू अंडरस्टैंड दैट। सेकंड गाइस इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, आई मीन फाइनली बाय-बाय करने से पहले, तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ। इस पूरे केस से ना मुझे कुछ सीखने को मिला है। और सीखने को ये मिला है कि जब किसी चीज़ का प्राइस बहुत हाई होता है ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस बहुत केयरफुली लेने होते हैं। फेम और सक्सेस का प्राइस ना कभी-कभी हमारी पर्सनल फ्रीडम से बहुत ही ज़्यादा होता है।
तो प्लीज़ जो भी अपना डिसीजन ले लाइफ में, अपनी इंडिपेंडेंस, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने आप को ऊपर रख के लें और बहुत ही कॉशियसली लें, बिकॉज़ द वर्ल्ड इज़ अ क्रैप, ट्रस्ट मी, एंड इट्स अ ह्यूज ट्रैप आल्सो एट द सेम टाइम। तो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ और अपना ध्यान रखो यार। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर शेयर करना। एंड गुड नाइट टू यू ऑल अगर रात को सुन रहे हो, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी हू इज़ लिसनिंग इट इन द मॉर्निंग। ठीक है? एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी हू इज़ लिसनिंग लंच करते हुए या कुछ भी आप लोगों को जो भी ठीक लगता है। But it's a bye from me. I am going to sleep now. I'm really very very tired, so I'm gonna see you in the next podcast. And इसका जो translated version है English वाला वो भी मैं update कर रही हूँ कल, तो वो भी सुन लेना यार. Thank you so much and have a good day, guys. Bye.